यह वह रात थी जब दिल्ली की हवाओं में हल्की ठंडक के साथ एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। जब साउथ ब्लॉक की रोशनियों के पीछे बैठा भारत का रणनीतिक दिमाग एक ऐसे फैसले की तैयारी कर रहा था जो आने वाले दशकों में पूरी दुनिया के ताकत के समीकरण को बदलने वाला था। जब लद्दाख की ऊंचाइयों से लेकर हिंद महासागर के गहराई तक हर भारतीय सैनिक की सांसों में एक अनकहा जोश धड़क रहा था, और जब दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र यानी अमेरिका ने यह मान लिया था कि भारत अब उसकी हर चाल समझने में देर करेगा। लेकिन इस बार इतिहास खुद एक नए अध्याय की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि भारत ने वह सबक सीख लिया था कि सम्मान की रक्षा के लिए कभी कभी शांति से ज्यादा सटीक जवाब जरूरी होता है। उसी रात नई दिल्ली में एक कोड नाम फुसफुसाया गया, ऑपरेशन वज्रनेत्र। यह कोई आम मिलिट्री कार्रवाई नहीं थी। यह भारत के तकनीकी, सामरिक और मानसिक सामर्थ्य का ऐसा संगम था जो अब तक किसी ने देखा नहीं था। पेंटागन के भीतर गूंजने वाली चर्चाओं में अमेरिका मान चुका था कि भारत को बगराम से पीछे हटाना संभव नहीं, लेकिन वे यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि भारत अब उनसे कई कदम आगे की चाल चल चुका है। बगराम से मिली जीत के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों ने जो डेटा जुटाया था, उसमें अमेरिका और चीन की कई गुप्त सैन्य डील्स, समुद्री तैनातियां और कृत्रिम उपग्रहों के कोऑर्डिनेट्स दर्ज थे। इन सूचनाओं से भारत को यह समझ आ गया कि दुनिया का असली खतरा अब खुले मैदानों में नहीं, बल्कि अदृश्य आकाश और डिजिटल युद्ध में है। और तभी प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश गया कि अब वक्त आ गया है जब भारत को सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि निर्णायक रूप से आगे बढ़ना होगा। रात के ठीक 12:47 पर रॉ के सिग्नल इंटेलिजेंस सेंटर ने एक अजीब सी रेडियो तरंगें पकड़ी जो हिंद महासागर के एक दूरस्थ क्षेत्र से आ रही थीं। पहले तो उन्हें लगा यह किसी प्राकृतिक इंटरफेरेंस का नतीजा है, लेकिन जैसे जैसे डेटा साफ हुआ, सबकी आंखें फटी रह गईं। यह सिग्नल अमेरिकी नौसेना के उस सुपर सीक्रेट कम्युनिकेशन लिंक से आ रहा था जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता था। भारत ने तय कर लिया कि अब यह सिर्फ निगरानी का खेल नहीं रहेगा, बल्कि यह अब खुला खेल होगा जिसमें हर चाल सोची समझी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले 24 घंटे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में बैठे भारतीय वैज्ञानिकों, साइबर वॉरफेयर विशेषज्ञों और वायुसेना कमांडरों ने मिलकर एक ऐसा डिजिटल शस्त्र तैयार किया जिसने अमेरिकी सिस्टम की नींव तक को हिला दिया। इस नए हथियार को नाम दिया गया अग्निचक्षु, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो न सिर्फ दुश्मन के उपग्रह सिग्नल्स को पकड़ सकता था, बल्कि उन्हें रिवर्स ट्रैक कर उनकी स्थिति, ऊंचाई और उद्देश्य का भी अनुमान लगा सकता था। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह पूरी तरह से ऑफलाइन यानी बिना किसी इंटरनेट नेटवर्क के काम करता था। जब यह सिस्टम पहली बार सक्रिय हुआ तो उसका पहला निशाना था हिंद महासागर में तैरता अमेरिकी ड्रोन कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड। जैसे ही अमेरिकी जहाज ने अपने ड्रोन लॉन्च किए, भारत के अग्निचक्षु ने उनके सारे सिग्नल्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। ड्रोन अब अमेरिकी नियंत्रण से बाहर थे और कुछ ही मिनटों में उन्होंने वापस जहाज पर लौटने के बजाय हिंद महासागर की गहराइयों की ओर गोता लगा दिया। पेंटागन में जैसे ही यह रिपोर्ट पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। अमेरिका ने तुरंत भारत से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन भारत ने बड़ी चतुराई से कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, शायद यह किसी सौर तूफान की वजह से हुआ होगा। असल में यह भारत का पहला डिजिटल स्ट्राइक था, वह भी बिना एक भी गोली चलाए। अब दुनिया को समझ आने लगा था कि भारत की असली ताकत उसकी मिसाइलों या फौज में नहीं, बल्कि उसके दिमाग और तकनीक में है। इसी बीच चीन, जो हमेशा पर्दे के पीछे से आग भड़काने का काम करता था, उसने भारत की सफलता से डरकर अपने दक्षिण चीन सागर के बेस से कुछ खतरनाक गतिविधियां शुरू कर दी। लेकिन भारत पहले से तैयार था। इंडियन नेवी के नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शिप सुदर्शन ने चीन के नौसैनिक नेटवर्क में ऐसी सेंध लगाई कि वहां का पूरा नेविगेशन सिस्टम ठप हो गया। चीनी जहाज एक दूसरे से टकराने लगे और उनके रडार अंधे हो गए। बीजिंग में बैठे कमांडरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। यह भारत का स्पष्ट संदेश था कि अगर तुम डिजिटल सीमा पार करोगे तो तुम्हारा भविष्य डेटा की राख में बदल जाएगा। इस बीच वॉशिंगटन में राष्ट्रपति कार्यालय में एक और मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि भारत के इस तकनीकी उभार को रोकना ही अब अमेरिका की प्राथमिकता होगी। उन्होंने भारत को एक आर्थिक प्रतिबंध की धमकी दी, लेकिन भारत ने शांति से जवाब दिया, हम सहयोग चाहते हैं, दबाव नहीं। यही वह पल था जब भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देशों को अपने साथ खींचना शुरू किया। जापान, फ्रांस, रूस और इजराइल पहले ही भारत की क्षमता देख चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी जुड़ गए। एक नया गठबंधन बन रहा था जिसे नाम दिया गया पूर्वीय शांति मंच, और इसका नेतृत्व भारत कर रहा था।
इस गठबंधन का उद्देश्य था दुनिया को उन ताकतों से बचाना जो तकनीकी दहशत फैलाकर वैश्विक शांति को बंधक बनाना चाहती हैं। जब भारत ने इस मंच की घोषणा की, दुनिया के कई देश इसे महज एक बयान समझ रहे थे, लेकिन अगले ही हफ्ते जब भारत ने अपने नए सैटेलाइट नेटवर्क वज्रनेत्र ग्रिड का प्रदर्शन किया, तो हर बड़ा देश स्तब्ध रह गया। यह नेटवर्क ऐसा था जो पृथ्वी की किसी भी सतह पर चल रहे किसी भी सैन्य मूवमेंट को मात्र 3 सेकंड में पहचान सकता था। अमेरिका ने तुरंत इसे चुनौती देने के लिए अपने B-2 बॉम्बर्स की एक फ्लीट गुआम बेस से उड़ाई, ताकि देखा जा सके कि क्या सच में भारत का दावा सही है। लेकिन जैसे ही वे बॉम्बर हिंद महासागर के ऊपर पहुंचे, दिल्ली में बैठे भारतीय ऑपरेटर्स ने उन्हें अपने स्क्रीन पर चमकते देखा और ठीक 7 सेकंड बाद उनकी ट्रैजेक्टरी, ऊंचाई और एग्जिट एंगल की जानकारी के साथ उनकी दिशा बदल दी। अमेरिका के पायलटों को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके जहाजों को नियंत्रित कर रही हो। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी देश ने अमेरिका के सबसे उन्नत बॉम्बर्स पर इतनी सटीक निगरानी रखी थी। वॉशिंगटन में सन्नाटा छा गया। अब अमेरिका समझ चुका था कि भारत की नई तकनीक उसके लिए खतरा नहीं बल्कि एक नई दिशा है। पर समस्या यह थी कि शक्ति का संतुलन बदल रहा था और अमेरिका यह मानने को तैयार नहीं था कि अब एशिया की धड़कन भारत की मुट्ठी में है। जैसे जैसे यह खबरें मीडिया में आईं, पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ने लगी। वहां की सेना, जो पहले ही भारत से हार के बाद टूटी हुई थी, अब यह सोचने लगी कि अगर भारत यह सब करने में सक्षम है तो एक दिन उसका अगला निशाना पाकिस्तान के एटमी ठिकाने होंगे। इसी डर में पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपनी मिसाइल यूनिट्स को अलर्ट पर डाल दिया, लेकिन भारत को यह सब पता था। अग्निचक्षु ने उनके लॉन्च नेटवर्क को पहले ही पढ़ लिया था। इस बार भारत ने जवाब में चुप्पी नहीं रखी। प्रधानमंत्री ने सीधे राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि भारत किसी से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जो हमारी शांति को चुनौती देगा वह अपने अस्तित्व से हाथ धो बैठेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान की उत्तरी सीमा के पास आसमान अचानक एक हल्की रोशनी से जगमगा उठा। यह कोई धमाका नहीं था, यह भारत का नया रक्षा कवच था, अदृश्य वलय, जो भारत की एंटी मिसाइल डिफेंस की सबसे नई परत थी। इस सिस्टम की खासियत यह थी कि यह किसी भी आने वाली मिसाइल को बिना विस्फोट किए हवा में निष्क्रिय कर देता था, यानी दुश्मन की मिसाइल उड़ते हुए ही अपने रास्ते खो देती थी। पाकिस्तान ने जब अपनी एक पुरानी मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश की, वह हवा में ही घूमकर गिर पड़ी। इस घटना के बाद पाकिस्तान के भीतर ही सवाल उठने लगे कि आखिर उनके सिस्टम को कौन नियंत्रित कर रहा है। यह भारत का साइबर डोमिनेशन था जो अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। कुछ ही दिनों में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने घोषणा की कि अब हिंद महासागर में एक नया सुरक्षा नेटवर्क बनेगा, जिसका संचालन बगराम ग्लोबल हब से होगा और जिसका उद्देश्य किसी भी तरह के अवैध नौसैनिक या डिजिटल गतिविधियों को रोकना होगा। दुनिया के 27 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने भारत को वैश्विक शांति प्रहरी का दर्जा देने का प्रस्ताव पास कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर जश्न था, लेकिन प्रधानमंत्री की आंखों में संतोष नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह तो शुरुआत है। अभी भी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत की इस उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। चीन के दक्षिणी प्रांत में अचानक कुछ रहस्यमयी साइबर हमले हुए, जिनका दोष भारत पर लगाया गया, लेकिन भारत ने न तो इनकार किया न स्वीकारा। बस एक वाक्य कहा, हम सच बोलने से नहीं डरते, लेकिन हमें अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत भी नहीं। यह बयान पूरी दुनिया में गूंज गया। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर BBC तक हर अखबार ने लिखा कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। इस बीच भारत के वैज्ञानिकों ने अग्निचक्षु का दूसरा संस्करण तैयार किया, जो अब केवल रडार या उपग्रहों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानव व्यवहार तक का विश्लेषण कर सकता था। यानी अगर कोई भी राष्ट्र भारत के खिलाफ साजिश रचने की सोच भी रहा हो, तो यह नेटवर्क उसकी डिजिटल गतिविधियों से पहले ही पहचान कर सकता था। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि दुनिया के शीर्ष रक्षा विशेषज्ञों ने इसे मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सुरक्षा उपलब्धि कहा। भारत ने इस सिस्टम को किसी पर थोपने के बजाय दुनिया के सामने सहयोग के लिए खोला। उसने कहा, जो शांति चाहता है यह तकनीक उसके लिए है, जो युद्ध चाहता है वह खुद ही इससे मिट जाएगा। इस घोषणा के बाद दुनिया के कई छोटे देश जो पहले अमेरिका या चीन के दबाव में रहते थे, उन्होंने खुलकर भारत का साथ दिया। अफ्रीका से लेकर लातिन अमेरिका तक भारत का नाम गूंजने लगा। भारत ने शांति के साथ शक्ति का ऐसा संतुलन दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रोशनी की अपनी छाया होती है। एक रात अचानक दिल्ली के सैटेलाइट मॉनिटरिंग सेंटर में एक अजीब सिग्नल पकड़ा गया।
यह सिग्नल किसी झात स्रोत से नहीं था। उसकी भाषा और तरंगें किसी भी मानव निर्मित सिस्टम से मेल नहीं खा रही थीं। वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की तो पाया कि यह सिग्नल चंद्रमा की सतह के पीछे से आ रहा था। जब इस डेटा को डिकोड किया गया तो उसमें एक संदेश छिपा था, तुम्हारी शक्ति अब धरती की सीमाओं से आगे बढ़ चुकी है, इसे संभालना सीखो। प्रधानमंत्री को यह रिपोर्ट भेजी गई तो कुछ पल के लिए कमरा खामोश हो गया। यह संदेश किसका था, किसी को पता नहीं, लेकिन एक बात सबको समझ आ गई, भारत अब जिस राह पर है वहां से वापसी नहीं, वहां से नेतृत्व है। और तभी प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो वज्र नेत्र का असली अर्थ है, वह आंख जो सिर्फ देखती नहीं बल्कि दुनिया को दिशा दिखाती है। उसी क्षण भारतीय वायुसेना का एक स्क्वाड्रन आसमान में उठा और भारत का तिरंगा फिर से एक नए युग की ओर लहराने लगा। यह वह युग था जब भारत न तो किसी का अनुयायी था, न किसी का शत्रु, बल्कि वह शक्ति था जिसने दुनिया को यह सिखाया कि अगर इरादे साफ हों तो सीमाएं मिट जाती हैं, और अगर देश पर विश्वास हो तो इतिहास झुक जाता है। यही नया भारत था, यही ऑपरेशन वज्रनेत्र, जिसने साबित कर दिया कि अब दुनिया को देखने के लिए आंखें भारत से उधार लेनी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है।